हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का यूनिट 3 जिसमें है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। और यहाँ पर कुछ 3 चैप्टर आपको कवर करने हैं इस पूरे के पूरे यूनिट में। द चैप्टर 1 मतलब इस यूनिट का जो है, या फिर चैप्टर 8 आपकी जो बुक का है, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल एंड चैप्टर 10 इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बिना देर किए हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये वीडियो यूजफुल होगा क्लास 11, क्लास 12 और बीएससी के बच्चों के लिए। ठीक, तो क्योंकि सेल ही एक बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो अगर हम बायोलॉजी में सेल के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो फिर बायोलॉजी में हमें क्या ही पता होगा। इसलिए हमें क्या समझना है, सेल को बहुत अच्छे से समझना है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। आई गारंटीड दैट कि आप इस वीडियो के एंड में सेल के बारे में वो सारी नॉलेज रखोगे जो कि आप रखना चाहते हो, ठीक है, या फिर एक अच्छा स्टूडेंट जो रखेगा। चलिए, यहां पर सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 8 है, क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है? यहां पे आपको पढ़ना है व्हाट इज द सेल, पहला टॉपिक है। फिर सेल थ्योरी पढ़नी है, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़नी है। तो आज हम कवर करेंगे 8.1 टू 8.3 तक का जो टॉपिक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल जो है वो है, इट इज, यहां पे लिखा गया आपको एनसीईआरटी में, आपको पूरा क्या दिया गया है, यहां पे डेफिनेशन दी गई है कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और अगर वो मोर देन 1 सेल से कंपोज्ड है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो एक सेल होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो सेल होगी वो क्या कैपेबल होगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल कैपेबल है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है अपना, और एसेंशियल सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से सेल को हम क्या बोल सकते हैं? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो हमारा जो टॉपिक है सेल थ्योरी, इसके बारे में हमें बेसिकली डिटेल से पढ़ना है, ठीक। तो सेल थ्योरी के बारे में क्या है कि सेल के बारे में जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करना शुरू किया तो वो क्या क्या स्टेटमेंट देने लगे, और वो जो सेल थ्योरी में क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए, इनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, इन 1838, ठीक है, 1838 की बात है, मैथियस श्लीडन एंड सॉन और श्लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, विच फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट। उन्होंने देखा बहुत सारे प्लांट्स लिए, उनको डिस्कवरी उसमें उस सेल की, उन्होंने जो सेल के बारे में देखा कि उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो अलग अलग प्लांट होते हैं अलग अलग तरह की सेल से बने हुए होते हैं, ठीक, और वो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, ये उन्होंने बोला था। फिर क्या कहा? श्वान आते हैं 1839 में, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक। इन्होंने स्टडी किया बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक, एंड रिपोर्टेड दैट द सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। उनके बाहर क्या थी? थिन आउटर लेयर थी, जो कि क्या कहा गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोला गया। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि वो अपनी स्टडी के टाइम पे जब प्लांट टिश्यू को देख रहे थे तो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट थी, जो कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जो कि यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, यही डिफरेंट भी है दोनों के बीच में बेसिक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉन प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। तो उन्होंने क्या बताया कि सेल थ्योरी इन दोनों ने मिलकर के बताई हमें। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज द हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इस थ्योरी में बाद में ये ऐड किया गया, स्टार्टिंग में इस थ्योरी में ये कुछ भी ऐड नहीं था कि नई सेल बनती कैसे है। उन्होंने बस क्या किया था, कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिसमें नई सेल बनने का कुछ भी जिक्र नहीं था। लेकिन बाद में रडल्फ वार्शा आए 1855 में, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल जो है डिवाइडेड होती है और नई सेल्स बनाती है। कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई नई सेल बन पाती है, ठीक है।
उसके बाद तो सेल थ्योरी देने के बाद जब स्लीडन और शॉर्ट ने सेल थ्योरी दे दी, उसमें सेल डिवीजन की कोई बात नहीं हुई थी, तो 1855 में वॉर्चा आते हैं और उन्होंने क्या बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था, जो कि क्या उन्होंने कहा था, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस द स्लीडन एंड शॉर्ट टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। और जब ये सारी चीज़ें एक तरह से कंबाइन की गई तो सेल थ्योरी का एक फाइनल शेप हमें मिला, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो क्या है? पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल दैट आर एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, या तो किसी सेल से बने हुए हैं या फिर ढेर सारी सेल से बनने वाले एक प्रोडक्ट की तरह है। ऑल द सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो भी कोई नई सेल बनी है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। ठीक, मतलब एक मदर सेल की ज़रूरत पड़ती है नई एक डॉटर सेल बनाने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो आप पहले से भी जानते हो। ओवरव्यू देखते हैं एक सेल का। बिकॉज ह्यूमन क्या है, अगर ह्यूमन चिक को क्या दिया, चिक सेल को हम देखें इसमें माइक्रोस्कोप में तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए फिर देखते हैं। द अनियन सेल विच इज द टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल में हमें क्या दिखाई देगी, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखाई देगी। आउटर बाउंड्रीज एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और आउटर बाउंड्री जो होती है क्या होती है, जैसे किसी प्लांट सेल में उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आ गई। फिर है बीच में इसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक, डेंस मेम्ब्रेन होती है इसकी, और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसको डीएनए बोलते हैं वो कंपोज्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर क्या है, द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द यूकैरियोट, whereas cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryote। मतलब अगर कोई सेल यूकैरियोट है तो मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं वो पाया जाएगा। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और एक्चुअली ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में तो वहाँ पे न्यूक्लियोइड बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में ही क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड मतलब ये थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक ऐसी कंडीशन होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ना तो पूरी तरह से ये लिक्विड है ना तो पूरी तरह से सॉलिड है, उनके बीच का प्लाज्मा की तरह है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है, द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ये वही पूरा एरिया अरीना है जहां पर क्या होता है कि सारे सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। जो केमिकल रिएक्शन है वो भी क्या होते हैं, लिविंग स्टेट में सेल में होते हैं, वो भी इसी में होते हैं। उसके बाद जितने जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या होंगे, ये हो गए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स हैं, इसलिए इसको अलग से दिखाया गया है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। वो यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स जो है आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। वो दो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ, यूकैरियोट में। ठीक है, और यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों ही में ये पाए जाते हैं राइबोसोम्स, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाएगा। एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो दोनों तरीके की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगी, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। स्मूथ पर नहीं पाए जाते, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फ्यूचर जा करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन ही जाती है। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन करते हैं एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसको हम क्या बोलते हैं उन्हें, सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे काम करता है।
और जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ग्रेटली डिफर होती हैं साइज में, शेप में और एक्टिविटी में, ठीक है। आइए देखते हैं साइज में, जैसे कि हमारी सबसे छोटी सेल कही जाती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, ठीक, स्मॉलेस्ट सेल है, केवल 0.3 मिलीमीटर की होती है लेंथ में, ठीक। आइए देखते हैं पहले इनको। देखिए ये रेड ब्लड सेल है, राउंड शेप की होती हैं और बाई कॉनकेव होती हैं। बाई कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से, जैसे ये आपकी रेड ब्लड सेल है तो बीच में क्या होगा, इसमें गहराई होगी आगे से भी और पीछे से भी, और जब आप इसको कट करोगे, जैसे मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया और साइड व्यू अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक, समझ में आ रहा है। वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये अमीबॉइड होती हैं, इनका कैसा भी शेप हो सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता। एपिथेलियल सेल्स हैं, कॉलमनर है, जैसे कि एक लॉन्ग होती हैं और नैरो होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कॉलमनर सेल्स हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं ना, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वहाँ पर ये पाई जाएंगी, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाती है नर्व सेल है, ये ब्रांच्ड है और बहुत लंबी भी है, आप देख रहे हैं, काफ़ी एडवांस सेल हमारी बॉडी की होती है। एक ट्रैकिड है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पाया जाता है प्लांट के, ठीक। और यहाँ पर है मेसोफिल सेल्स हैं, ये राउंड है और ओवल है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके शेप और साइज वेरी कर रहे हैं, ठीक। चलिए, बैक्टीरिया 3 से 5 मिलीमीटर की हो सकती है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एक एग जो है ये सबसे बड़ा और आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है, ठीक है, among the multicellular organisms, ठीक। ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स जो है 7 मिलीमीटर की हो सकती हैं डायमीटर में। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स आपको हैं, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ये बहुत लंबी भी होती हैं। दे मे बी द डिस्क लाइक सेल्स, कैसी हो सकती हैं, डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, मतलब इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कुछ इस शेप में, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, थ्रेड लाइक हो सकती हैं और इरेगुलर शेप की भी हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह से कैसी भी, ठीक, WBC की तरह। तो शेप बहुत वेरी करता है। आगे है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली एल्गी नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल हैं और ये क्या है, स्मॉलर हैं एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, बहुत छोटी होती हैं, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं और दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं, बहुत वैरायटी इनमें मिलेगी आपको। और ये 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे अगर बैसिलस है मतलब ये रॉड लाइक होगा, ठीक। कॉकस है स्फेरिकल हो जाएगा, विब्रियो है तो कॉमा की तरह, ठीक है, एंड स्पाइरलम जो स्पाइरल की तरह हो सकता है। ये इतने तरह के शेप हो सकते हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन द फंडामेंटली सिमिलर इवन दो द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ द शेप एंड फंक्शन, काफी सिमिलर होते हैं और इनका बहुत तरह का शेप होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। आइए एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देख लीजिए, ये एनिमल सेल है, ठीक। यहाँ पर आपको बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये आपकी ER है, वो भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वायरसेस हैं, PPLO है और आपका टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स हैं, यहाँ पे ये बनी हुई हैं, ठीक। आइए चलते हैं आगे। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, हैव अ सेल वॉल, लेकिन किसको छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को। फ्लूइड मैट्रिक्स जो इसके अंदर होता है, फिल्ड होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे यहाँ पर भी। और ये कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखता, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ऐसा ही होता है कोई जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नेकेड होता है, कोई भी कवरिंग नहीं होती, कोई इन्वेलप नहीं होता है, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाएगी, मतलब, ठीक। और जो जेनेटिक मटेरियल जीनोम DNA होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है इसमें, या तो सर्कुलर भी हो सकता है। और many of the bacteria have the small circular DNA outside the genomic DNA, एक जीनोमिक DNA के अलावा भी सर्कुलर DNA पाया जाता है कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है। और इसको these smaller DNA are called plasmid, और ऐसे छोटे DNA को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड DNA confer the certain unique
फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्च द बैक्टीरिया, कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक्टीरिया के, पर्टिकुलर बैक्टीरिया में ऐसे प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी, जैसे एक कैरेक्टर है कि वो एंटीबॉडी से खुद को रेजिस्ट करेगा, किसकी वजह से, इसी प्लाज्मिड की वजह से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जा रहा है। और कोई ऑर्गेनेल जैसे कि यूकैरियोट्स में और पाए जाते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, किसको छोड़ करके, राइबोसोम को। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी, ठीक है। और ये क्या है, इसके कुछ स्पेशल फीचर हो गए। आइए अब चलते हैं किस पर हम, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल का जो इन्वेलप है, इन्वेलप का मतलब क्या होता है, इन्वेलप का मतलब कवरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कवरिंग का क्या है मॉडिफिकेशन। तो यहां पे है ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, बहुत ही केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप इनमें पाया जाता है, जो कि टाइटली बाउंड होता है 3 लेयर में। किसमें, 3 लेयर में। आउटर मोस्ट क्या होती है उस लेयर, पहली लेयर जो आउटर मोस्ट होगी उसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि फॉलोड होती है सेल वॉल से। दूसरी लेयर आपकी हो गई सेल वॉल, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा में 3 यहां पे हमको क्या मिल रहे हैं, लेयर्स मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इस लेयर के बाद ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन, इनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। देखिए इसमें क्या है कि ये अगर मैं बोलूं कि सब साथ में क्या करते हैं, तो प्रोटेक्टिव यूनिट्स हैं, ठीक। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेसिस ऑफ द इन्वेलप, इनको 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दोज टेक अप द ग्राम स्टेन, अगर कोई भी वो कवरिंग है वो क्या कर ले, अगर ग्राम का स्टेन ले ले, ठीक, स्टेन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि स्टेन होता है मतलब कलर करते हैं, जब हम लैब में क्या करते हैं, किसी चीज़ों को हमको करेक्टली देखना होता है, जैसे सेल तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसको हम ऐसे क्लियरली नहीं देख पाते, तो हम क्या करते हैं, उस पर ग्राम का स्टेन डाल देते हैं, केमिकल होता है कलरफुल, या तो ब्लू होता है या फिर आपका पिंक या रेड होता है, उसको जब हम स्टेन कर देते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं सेल के जो कि बहुत ही डार्क स्टेन हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल के बहुत अलग अलग पार्ट को हम देख सकते हैं क्लियरली, जो कि ट्रांसपेरेंट में हम ना देख पाते, क्योंकि सारे के सारे पार्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मान लो न्यूक्लियस बहुत ही डार्क डेंस जो है उसने स्टेन ले लिया है, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये न्यूक्लियस ही है। तो ऐसी बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन को टेकअप कर लेती हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो नहीं करती उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये कॉम्पोजिशन और थिकनेस में अलग अलग हो सकता है। इट कुड बी लूज शीथ, ये बहुत लूज शीथ में भी हो सकता है, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, इन सम कुछ में ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होता है। फिर अगर ये थिक है बहुत ज़्यादा तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल डिटरमिन करती है शेप सेल का, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी, और बैक्टीरिया हमको किससे किससे प्रिवेंट करती है, बर्स्टिंग या फिर कोलैप्सिंग से, इससे बचाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और ये क्या करती है, इंटरैक्ट करती है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सेल का इंटरैक्शन कराती है बाहर से। और ये मेम्ब्रेन क्या होती है, यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर is the mesosome which is the formed the extension of plasma membrane into the cell। मीजोसोम एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो कि क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। ये क्या होता है, वेजाइकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिला, इस तरह से भी क्या होता है, इन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है मीजोसोम, ठीक है। दे हेल्प इन द, किसमें हेल्प करते हैं ये, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस तरह से बन जाएगा, तो सरफेस एरिया भी क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। फिर क्या है, एंड इनमें क्या पाया जाएगा, सम प्रोकैरियोट लाइक द साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया, ब्लू ग्रेन एल्गी, ये क्या करते हैं, इनके पास एक और मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द क्रोमैटोफोर्स, इनको क्रोमैटोफोर कहते हैं, जो कि पिगमेंट को कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे बैक्टीरिया का कुछ कलर है तो इन्हीं की वजह से होता है, किसकी वजह से, क्रोमैटोफोर्स की वजह से होता है, ठीक है।
बैक्टीरियल सेल या तो मोटाइल होती है या तो नॉन मोटाइल होती है, दोनों तरीके से पाई जाएगी। अगर मोटाइल है तो उनके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होंगे, क्योंकि उसे फ्लैजेला बोलते हैं, जो कि उसी से मूव करते हैं। और ये एक बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं फ्लैजेला के, अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है ये किससे होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी से बना होता है। ये बॉडी मेन बॉडी से कनेक्टेड होता है, ठीक। और फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, और इस सेल सरफेस से लेकर के बाहर तक उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। फ्लैजेला की वजह से पिलीज एंड फिमरीज आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, ये भी हैं, जैसे कि बॉडी है बैक्टीरिया की, यहाँ फ्लैजेला हो गया तो पिलीज भी इनके ऊपर ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक, बने होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स के, ठीक है। फेमरीज क्या होंगे, ये ब्रिस्टल लाइक होंगे, किसे, ब्रिस्टल लाइक होंगे, और स्प्राउटिंग आउट द सेल, और ऐसे बाहर की तरफ सेल से ऐसे निकले हुए होंगे, ऐसे जैसे कि इस तरह से ऐसे निकले हुए होंगे, ठीक। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक्स और स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू, ठीक है, ये इनको अटैचमेंट अधेशन में काम करते हैं। राइबोसोम एंड द इंक्लूजन बॉडीज, अब क्या है, प्रोकैरियोट में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच की साइज होती है। 50s एंड 30s सब यूनिट से बने होते हैं, और ये बनाते हैं 60s राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम जो है साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं सिंगल एमआरएनए में एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम्स और द पॉलीसोम, और ये क्या बनाते हैं, एक चेन बना देते हैं पॉलीराइबोसोम की। द पॉलीराइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पे अटैच होंगे। राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन, एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना देता है सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, ये हैं द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर द स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ये रिजर्व मटेरियल है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सभी क्या है, गैस के ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड द पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक। ये सब या तो फीडिंग के लिए होते हैं या तो इनके फ्लोटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड क्या क्या करती है, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंजाई, इन सबको ये इंक्लूड करती है। और इनके क्या होता है, बेसिकली इनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं पाई जाती, दे लैक सेल, दीज सेल्स लैक सेल वॉल, और इनके पास होता है न्यूक्लियर एनवेलप। क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि ट्रू न्यूक्लियस इनके पास हो गया, इसी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोइड नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। जितनी भी होती हैं ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं, इनका भी शेप बहुत, साइज बहुत ही वेरी करता है, ठीक है। इनके पास छोटी छोटी वैक्यूल्स पाएंगे प्लांट सेल में, बड़ी होती है, और वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सो द या फिर बहुत छोटे या एब्सेंट होंगे। एनिमल सेल के पास क्या होंगे, सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे, जो कि क्या होंगे, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल पाया जाएगा किसमें, एनिमल सेल में, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। और एक चीज़ है कि आपका जो प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड पाए जाएंगे, जो कि किसमें नहीं पाए जाएंगे, एनिमल सेल में। यहाँ पर देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लांट सेल है। प्लांट सेल में आपको बेसिकली मैं कुछ ही चीज़ें दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें आप खुद से जान जाओगे, कॉमन होते हैं। यहाँ पे आपको वैक्यूल बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है प्लांट सेल में, और सेल वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। सेल वॉल और वैक्यूल दोनों चीज़ें एब्सेंट होती, सेल वॉल तो एब्सेंट होगी एनिमल सेल में, लेकिन जो वैक्यूल है बहुत ही छोटी हो सकती है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट साइज में आपको नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स है भी नहीं, फिलहाल इसमें नहीं बनाया गया है, आई थिंक। तो यहाँ पे वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि बहुत स्मॉल होती हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और खास करके सेंट्रियोल, ठीक, समझ में आ रहा है। बाकी चीज़ें आपकी कॉमन, लाइसोसोम बताया जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप कॉमन देख सकते हो दोनों ही, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या है, माइक्रोस्कोप से 1950s में ये देखी गई थी, किसमें, रेड ब्लड सेल में, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। ये किससे बनी होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, जो कि क्या होता है, ये पूरी तरह से बीच बीच में कहीं कहीं मेम्ब्रेन में पाया जाता है,
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी, यहाँ कोलेस्ट्रॉल की बॉडीज़ हैं। ये यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब फॉस्फेट और लिपिड की बाइलेयर है। आप यहाँ पे देखो, आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देंगे। फॉस्फोलिपिड का ये क्या है, हाइड्रोफोबिक जो होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक, ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है। सिंग और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल, उसमें एक आ गया था कि ऐसी मेम्ब्रेन की जो लेयर है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है कि फ्लूइड की तरह तो पहले आपको यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर मिल रही है, और बीच बीच में मोज़ेक क्या होता है, बीच बीच में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो आपको ये पूरा फ्लूइड ऐसे रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको क्या दिखाई देंगे, यही इंटीग्रल प्रोटीन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है पूरी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है 52% किससे होती है कंपोज, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये आपको दो तरह के प्रोटीन होंगे, एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर द पार्शियली और द टोटली बोरीड, या तो आधा या तो पूरी तरह से उसमें क्या होंगे, फंसे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके अकॉर्डिंग आपने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है चीज़ों को, कहाँ से, आउटसाइड सेल से कोई चीज़ अंदर आती है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और अंदर से कोई चीज़ आउटसाइड सेल जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये सारा काम कौन करता है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव द ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अगर कोई मटीरियल बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के क्या होता है, विदाउट किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के मूव कर सकता है आर पार, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर एनर्जी चाहिए तो फिर उनमें हमको क्या लगेगा, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हम वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है नहीं है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर क्या है यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना, ऑस्मोसिस क्या होता है। जब कोई भी मटेरियल मूव करे मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप होते हैं जो कि एटीपी यूज़ करके क्या करते हैं, मटेरियल्स को आर पार भेजते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, यहाँ पे आपने ये देखा होगा किसमें, ये प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आउटर कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्शन भी देती है, सेल सेल इंटरेक्शन में काम आती है, ठीक है। और एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ द सेल्यूलोज, एल्गी में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फिर गैलेक्टेन से बनी हुई हो सकती है, ठीक, मैनेन से बनी हो सकती है, ऐसे मिनरल से बनती है, ठीक। फिर क्या है, और ये पेक्टिन प्रोटीन से भी बनी हो सकती है, सेल्यूलोज बेसिकली होता है, और ये यंग प्लांट सेल में होती है, तो प्राइमरी वॉल इज द कैपेबल टू ग्रो, इसलिए ये क्या होती है, बहुत ही तेजी से ग्रो करती है। बाकी इसमें बहुत खास चीज़ें मैंने आपको ऐसे बता ही दी हैं, तो आगे चलते हैं। आगे है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि सेल के अंदर का सिस्टम, यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर, वाइल द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म इज डिस्टिंक्ट इन द टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ध्यान से देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की आपको मैंने बताया ही था। ये कितनी होती है, दो तरह की, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या लगे हुए हैं, ढेर सारे राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है ये किससे बनी हुई होती हैं, यहाँ पे देखिए। तो इसमें क्या है कि इनका मेन फंक्शन यही है, बेसिक जो फंक्शन है आप ये समझ लीजिए कि जो राइबोसोम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन को स्टोर कहाँ किया जाता है, इन्हीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ठीक। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली क्या होती हैं, सिंथेसिस और सिक्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं, बेसिकली इनका यही फंक्शन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आइए समझते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको कैमिलो गोल्जी ने 1898 में ऑब्जर्व किया था, किसमें, ये बहुत ही डेंसली स्टेन हुआ था, और उन्होंने कहा कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं इनको,
फ्लैट और डिस्क शेप में होती हैं ये चीज़ें, सैग या सिस्टोन से बनी हुई होती हैं, ठीक। और यहाँ पे आप पहले स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये ठीक है, फ्लैट सैक्स हैं, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोन बोलते हैं, सिस्टोनी बोलते हैं। और इस तरह से आ जाएगा आपका ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पूरा पार्ट, ठीक है। 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर डायमीटर की ये होती हैं। दीज आर द स्टैक्ड, ये बहुत ही प्रॉपरली स्टैक्ड होती है, मतलब कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजली फोल्ड होती है एक के ऊपर एक, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सेक्रेशन कर रही है उसको क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। इसके दो फेज होते हैं, ट्रांस एंड सिस फेज, ठीक है। ट्रांस फेज होता है, मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, सिस एंड ट्रांस फेज। और जो देखिए, सिस फेज को हम डेवलपिंग फेज बोलते हैं और ट्रांस फेज को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करते हैं कि मैच्योरिंग फेज में जब आ जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें बनाती हैं, प्रोटीन का सेक्रेशन करती हैं, उसके साथ ये पहले ER के साथ एसोसिएट हो जाएगा और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। लाइसोसोम, इसको हम बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। और ये क्या करते हैं, इनका जो pH होता है वो एसिडिक होता है, मतलब <7। और ये क्या होते हैं, डाइजेस्टिंग कर देते हैं, डाइजेशन में कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। वैक्यूल्स, ये भी क्या है, एक्चुअली ये खाली जगह होती है सेल के अंदर जहाँ पर क्या होगा कि कोई भी लिक्विड यहाँ पे रखा जा सकता है। ये भी क्या है, सिंगल सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल इसी से बाउंडेड होती है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है और 90% जो स्पेस होता है यही ऑक्यूपाई करती है। एनिमल सेल में द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। वैक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसा होता है यूकैरियोट में, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आयंस का ट्रांसफर करते हैं, ये किस में, एनिमल सेल में, ठीक। फिर इनका जो कंसंट्रेशन होता है सिग्निफिकेंटली हायर होना चाहिए इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैक्यूल में हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए और साइटोप्लाज्म में कम, तभी चीज़ें मूव कर पाएंगी वैक्यूल की तरफ, ठीक। ये अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल की तरह काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का भी काम करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताऊं, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी जो लेंथ होती है 1 से लेकर के 4.1 म्यूएम हो सकती है। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स अंदर भरा हुआ है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, और क्रिस्टा है यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है जिसको प्लूरल में क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। अब मैं बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। जो मैट्रिक्स होता है आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे आपको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। और ख़ास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक ओन डीएनए होता है और इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70S राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। प्लास्टिड जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये कई तरीके के होते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर के लिए, क्रोमोप्लास्ट वो डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं रखता है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर है कि इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, और ये कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये सारी चीज़ें, ये पिगमेंट हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। फिर दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे येलो कलर दे रहा है, ऑरेंज दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, तो ये कैरोटिनॉइड की वजह से होगा। जैसे कि कैरेट में आप जानते हो कैरोटिनॉइड पाया जाता है, ठीक, ऑरेंज कलर उसका होता है। फिर एक न्यूट्रिएंट है एमाइलोप्लास्ट, स्टोर द कार्बोहाइड्रेट, ठीक। एग्जाम्पल पोटैटो। इलाइलोप्लास्ट स्टोर द ऑयल एंड द फैट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें स्टोर की जाती हैं। बेसिकली आपको यही समझना है कि क्लोरोप्लास्ट की जो प्लास्टिड के 3 जो कैटेगरीज हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है। एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए, कीवर्ड्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अंदर स्ट्रोमा है, ये एक पूरा
कॉम्पैक्ट कवर होता है इसका। यहाँ पे क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक यूनिट है उसको ग्रैनम बोलते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जो इसमें पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये अरेंज होते हैं स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन। कॉइन में एक ग्रैना बोलते हैं, इसके यूनिट को क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी डीएनए पाया जाएगा और साथ साथ में वहाँ पे 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। फिर आते हैं राइबोसोम में, इनको जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले क्या किया था, सेपरेट किया था फिर 1953 में। और ये क्या होते हैं, ये सब यूनिट से बने हुए होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक 70S और एक 80S राइबोसोम। इनकी जो सब यूनिट्स होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे राइबोसोम बना देता हूँ, यहाँ पे 30S होगा, 50S, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40S एंड 60S। ये दो तरह के राइबोसोम का सब यूनिट होगा। ठीक, और ये क्या है, यस क्या है, ये सेडवर्ग यूनिट है। क्या है, यस का फुल फॉर्म यहाँ पे सेडवर्ग यूनिट है। यहाँ पे ये मत समझिएगा 30-50 को ऐड करने पे 80 होगा, नहीं, वो सेडवर्ग यूनिट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, कि आप कभी भी पैथोलॉजी में जाओ तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका सैंपल लेते हैं, छोटे से एक मशीन में डालते हैं जहाँ पे रोटेट करता रहता है। तो वही चीज़ें सेडिमेंट कब होंगी, जितनी राउंड में घुमा करके उनको रोटेट करने के बाद जब वो सेटल डाउन होते हैं जितने राउंड पे, वही यस वही सेडिमेंट यूनिट आपको लगा दिया जाता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो डेंसिटी ये 50S की ज़्यादा होगी, 30S की कम होगी, तो इनको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फिर है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब हमारी बॉडी में जैसे शेप या साइज़ देने के लिए स्केलेटन होता है, वैसे सेल में भी साइटोस्केलेटन होता है, तो जो कि उसको शेप, साइज और स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी जो सेल के साइटोस्केलेटन है, ये सेक्शन ऑफ द सीलिया शोइंग द डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे सीलिया का एक सेक्शन आपको दिया गया है जो कि डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सीलिया और फेजुला का क्या है कि ये मूवमेंट में काम देते हैं। किस में काम देते हैं, मूवमेंट में काम देते हैं, जहाँ पर भी ये सेल के साथ प्रेजेंट होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक, फिर है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। इसमें क्या है कि ये कंटेन करते हैं दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। ठीक, दोनों ही बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाई द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक परपेंडिकुलर होते हैं। जो मेडअप होते हैं किससे, 9 इवेनली स्पेस द पेरिफेरल फाइब्रिल्स, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए पेरिफेरल फाइब्रिल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं, किसमें, 3-3 के ग्रुप में होते हैं। ठीक, और इनको हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। और ये कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल ट्रिपलेट में बाय द रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक, इससे बने हुए होते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है, बेसिल बॉडी है सीलिया या फिर फ्लैजेला की, और स्पेंडल फाइबर की, और ये राइज करते हैं स्पेंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो जो स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं उन्हीं हब्स और। तो गाइज हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं उसमें से अभी हमारा न्यूक्लियस बचा हुआ है और कुछ और बातें बची हुई हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।